तो दोस्तों नमस्कार एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है वो अपनी स्पिरिट और उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी वजह से बहुत ही यूनिक है। थ्रू बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन हैड सेवरल साइलेंट फीचर। अब देखिए, हम मानते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बहुत सारे अन्य संविधानों से लिया गया है। इसी की वजह से इसमें कुछ साइलेंट फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को विश्व के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। It should be noted that outside there is a number of original features of the constitution have undergo a substantial change। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ओरिजिनल फीचर्स भी थे जिनको चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम अंडर द नेम ऑफ अमेंडमेंट्स। अब कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं? पर्टिकुलरली 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97 एंड 101 अमेंडमेंट। इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट 1976 है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत प्रकार के चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दोस्तों, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्सेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज द लेंथिएस्ट ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज वेरी कंप्रेसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। और देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्रेhension मतलब पैसेज के फॉर्म में और बहुत ही डिटेल और एलोबरेट बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। Originally 1949 the constitution contained a preamble, 395 articles and 8 schedules। अब देखिए, ईयर 1949 में जो हमारा संविधान था उसके पास प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स में डिवाइड करते थे एंड 8 शेड्यूल थे। और प्रेजेंट आज के टाइम में देखें तो 2019 में इनमें फिर से बढ़ गए हैं, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं जिसको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और 12 शेड्यूल्स हैं। अब देखिए, चार फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथी है। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर, तीसरा है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, देन डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ल्यूमिनरीज मतलब एक्सपर्ट एडवाइस। अब देखिए, पहला जो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखिए, लेंथी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी, इसका एक बहुत बड़ा रोल है ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि हमारा जो इंडिया का एरिया है वो भी काफी वास्ट है और काफी डाइवर्सिटी है। सेकंड है हिस्टोरिकल फैक्टर। अब देखिए, इसका जो कंटेंट है बेसिकली काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। अब तीसरा पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है बोथ सेंटर में भी और स्टेट में भी, इसलिए काफी लंबा है। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसमें एक तरफा डोमिनेंस है, किसका? लीगल एक्सपर्टीज का। तो दोस्तों, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अगला टॉपिक है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। किन किन सोर्सेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकला है? The constitution has been borrowed from the provision of the constitution of various country as well government of India Act 1935। अब देखिए, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले ही हम बता चुके हैं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है जो देश विदेश में लागू किए गए हैं। और बेसिकली इसका कंटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अब देखिए, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज एक्सटेंट डेराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, समझ रहे हैं कैसे कैसे पोजीशन रखनी चाहिए, ये सब लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और हमारा जो फिलोसॉफिकल पार्ट है जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती हैं, वो लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है वो लिया गया है, जो पॉलिटिकल पार्ट है वो हमारा लिया गया है बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और पॉलिटिकल पार्टिकल्स में हमारा आता है कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन जो चलते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है, रिजिडिटी भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी। अब देखिए, डिस्कस कर लेते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। अब देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कोई भी अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन होता है, जैसे कि हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरे तरफ अगर हम देखें, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कोई भी अमेंडमेंट बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर दिया
दिया जाता है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा हो, जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये आर्टिकल 368 में टू टाइप्स के अमेंडमेंट्स है कि इंप्लीमेंट कैसे किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ए, some provision can be amended by the special majority of the parliament, two-third majority of the members of each house present and voting, and majority of the total membership of his house। अब देखिए कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोविजन है जिनको हमें चेंजमेंट लाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की। और वो कितनी, पहली चीज 2/3 मेंबर्स जो पार्लियामेंट के वो प्रेजेंट होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप की इसके लिए एडवाइस करे। और सेकंड पॉइंट है सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। और कुछ अदर प्रोविजन होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिसमें अमेंडमेंट के लिए भी हमें मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होता है। इसके साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होता है कि वो इसकी अथॉरिटी देते हैं कि नहीं देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बीएस। अब यहाँ पे फेडरल मतलब होता है रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी बीएस, बीएस एक प्रकार का एटीट्यूड है कि जिससे ग्रुप ऑफ पीपल किसी चीज के अगेंस्ट रहते हैं या किसी चीज के पक्ष में रहते हैं। अच्छा चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइजेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्राविधान है। इट कंटेन्स ऑल यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन टू गवर्नमेंट। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी यूजुअल फीचर है फेडरेशन के कंटेन करता है, जैसे कि टू गवर्नमेंट एंड डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, written constitution, supremacy authority that the our constitution is supreme, rigidity of constitution, independent judiciary and bicameralism। और however इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लार्ज नंबर में एक प्रकार से अगर दूसरी साइड में देखा जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी भी है, नॉट फेडरल फीचर्स भी कंटेन करता है। इसमें क्या आता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कंटेंट में, integrated judiciary and appointment of the state governor by the center, all Indian services, emergency provision। Hence the Indian constitution has been various described as federal in form but unitary in spirit। अब देखिए कहा जाता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर से फेडरल है बट जो इसकी इंटरनल स्पिरिट है वो यूनिटरी है। क्वासी फेडरल बाय के वर्ग, वर्ग कहते हैं ये कुछ हद तक फेडरल है। अब देखिए फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इज इवोरी एंड सो ऑन। अब कुछ और जो हमारे बेसिकली ब्रिटिश फिलोसोफर हैं उनके कुछ और तथ्य दिए हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। अब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एन इलैबोरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अगर हमारे देश में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट्स को कुछ इमरजेंसी की पावर दी गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये बेसिकली 3 पावर्स हैं, आर्टिकल 352, 356 एंड आर्टिकल 365। अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रेवोल्यूशन। अब देखिए नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और किन किन कंडीशन में, पहली चीज वॉर एक्सटेंशन के कंडीशन में, और कोई बाहरी कंट्री हमारे देश में आक्रमण करती है तो अंडर 352 के तहत ये नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है। अब दूसरी है अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर देखिए पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी जो स्टेट में वर्क कर रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल इंप्लीमेंट किया जाता है। और हमारी जो आखिरी इमरजेंसी है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो कि आर्टिकल अंडर 360 के आती है। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें रिडक्शन ऑफ अलाउंस होता है और ओवरऑल जो फाइनेंशियल सब्सिडीज दी जाती हैं कॉमन पर्सन को वो रिड्यूस कर दी जाती है इस आर्टिकल इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत। और ये आर्टिकल 360 के अंदर आते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है। अभी तक इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट नहीं की है। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक वीडियो इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किएगा। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राधे एंड नमस्कार।